अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी होम्योस्टेसिस की कि हमने कहा था कि जी होम्योस्टेसिस जो है ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है लाइफ की, और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक तरतीब के साथ चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है। तो हमने बात की थी कि दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थर्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है। और ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज पढ़ी थी कि डिफरेंट हैबिटेट की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मसलन जो पौधे पानी में रहते हैं उनका मसला ये होता है कि उनके सेल्स के अंदर क्योंकि नमक मौजूद होता है, साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो उनकी वजह से पानी धड़ाधड़ सेल के अंदर एंटर होता है और फिर सेल्स उस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए इन प्लांट्स ने अडेप्टेशन की हुई है, अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशंस लेके आए हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। मसलन ये कि उनका लार्ज सरफेस एरिया है लीव्स का, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो। फिर अपर सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर यानी कि ऊपर की तरफ जो है स्टोमेटा मौजूद होते हैं, क्योंकि नीचे वाले साइड पे तो ज़ाहिर है पानी मौजूद है, तो उसका वहां पे स्टोमेटा होने का फायदा कोई नहीं है। और फिर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो आम पत्तों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी उड़ सके। ठीक है, इसके अंदर आपको बताया था कि सिंघाड़े और आपका कमल का फूल जो है वो इस कैटेगरी में आता है। उसके मुकाबले में मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके इर्द गिर्द हर जगह पे पाए जाते हैं। इनका मसला ये है कि कभी इनके पास पानी अवेलेबल होता है, कभी इनके पास पानी अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से इनको हम मीजोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये मीडियम सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर रहते हैं। तो अब ये वाले प्लांट्स जो हैं जिस वक्त पानी अवेलेबल है उस वक्त पानी से जान छुड़ानी है, जिस वक्त पानी अवेलेबल नहीं है उस वक्त पानी को कंजर्व करना है। तो दोनों सूरतों में प्रॉब्लम है और दोनों सूरतों में हल निकाले हुए हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि स्टोमेटा मौजूद होते हैं लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे, और वो अपनी मर्जी से खोले या बंद किए जा सकते हैं। ठीक है, जिस वक्त पानी अवेलेबल है तो उनको खोल दिया जाता है, अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा तो उनको बंद कर दिया जाता है। और फिर पत्ते की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है, जो डायरेक्ट जहाँ पे सनलाइट पड़ती है वहां से वो वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देती। जितने भी पौधे आपने अपने इर्द गिर्द देखे हैं, मसलन रोजा इंडिका देखा है या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, गुलाब का पौधा, पालक या मैंगो या बाकी जितने भी पौधे हैं, उन सब के अंदर ये कंडीशन होती है। उसके बाद जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स कहते हैं ड्राई कंडीशंस में रहने वाले पौधों को। इनके अंदर एडेप्टेशंस होती हैं ट्रांसपायरेशन को बिल्कुल मिनिमाइज करने की, कि कम से कम पानी जाया हो। उसके लिए एक तो या तो ये अपने लीव्स को छोटा कर देते हैं या लीव्स रखते ही नहीं है सिरे से, ताकि सरफेस एरिया कम हो और इवेपोरेशन ना हो। फिर इनके ऊपर क्यूटिकल मौजूद है, थिक पैक्सी क्यूटिकल होती है जो पानी को उड़ने नहीं देती। ठीक है, स्टोमेटा अगर मौजूद हो तो वो बड़े लोअर सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर होते हैं और डीप सुराखों के अंदर छुपे हुए होते हैं, ताकि अगर पानी का कुछ जो है इवेपोरेट हो के पानी थोड़ा बहुत उसके मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना चाहें भी तो वो सुराख के अंदर ही कहीं पे फंसा के वापस आ जाए। ठीक है जी। तो ड्राई कंडीशन में लीव्स को खत्म कर देते हैं। स्टेम ग्रीन कलर का होता है, वही फोटोसिंथेसिस करता है, और वो जिस वक्त पानी अवेलेबल हो तो उसको अपने स्टेम के अंदर स्टोर कर लेते हैं और बाद में सारा साल उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कैक्टस, एलोवेरा और एकेशिया प्लांट। फिर हमने एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन की बात की थी, तो एनिमल्स के अंदर भी पानी की जो है उसको स्टोर रखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के मिसाल के तौर पे ये कुछ सेल्स हैं और इनको हमने रखा हुआ है प्योर वाटर के अंदर। ब्लड सेल्स हैं, एक्चुअली ब्लड सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है कुशन की तरह के, दरमियान में से धंसे हुए होते हैं, लेकिन ये गोल गुब्बारे की तरह नजर आ रहे हैं क्योंकि पानी इनके अंदर भरा हुआ है। और आप देखें तो वो पानी ज्यादा एंटर होने की वजह से दो सेल बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेस वाटर से सेल्स बस्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन को कहा जाता है ऑस्मोटिक लाइसिस। तो एनिमल्स ऑस्मोटिक लाइसिस से बचने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज फिर अडेप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, यानी कि वो ऐसी जगहों पे जाकर रहते हैं जहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके मुकाबले में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे वो अपने आप को मैनेज कर सकें। यहाँ पे आप देखें इस पैरामीशियम को, तो इसके अंदर ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको बना हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ जुड़ी हुई नालियां नजर आ रही हैं।
ये नालियां सेल के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म फिर ऑस्मो रेगुलेटर है। फिर हमने बात की थी कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स क्या क्या स्ट्रेटजीज, ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं या ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, और अगर रेगुलेटर होते हैं तो फिर कैसे काम करते हैं। तो मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, यानी कि वो जैसी समंदर की एनवायरनमेंट है वैसी ही सेल के अंदर भी वो मेंटेन रखते हैं और उनको कोई खास उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है जी। तो इनवर्टिब्रेट सारे के सारे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। उसके मुकाबले में हैग फिशेस, अगर आपने याद हो चैप्टर नंबर 10 में इनकी हमने बात की थी, तो हैग फिशेस भी ऑस्मो कन्फॉर्मर होती हैं, गरचे इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। इसके मुकाबले में जो कार्टिलेजिनस फिश हैं, शार्क्स या रेज हैं, ये क्या करती हैं, ये उतना ज्यादा साल्ट अपनी बॉडी में नहीं रखती हैं जितना साल्ट समंदर में मौजूद है, बल्कि उसकी निस्बत कम साल्ट रखती हैं। अब जब इनके सेल्स में साल्ट कम हो और समंदर में साल्ट ज्यादा हो, तो बॉडी के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वही पानी बाहर चला जाएगा खुद ब खुद ज्यादा साल्ट वाली तरफ, और उसकी वजह से क्या होगा, फिर इनको प्रॉब्लम होगी, प्यास लगेगी बहुत ज्यादा। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए अब पहली बात तो ये कि वो साल्ट की लो कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से साल्ट निकालते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एनर्जी खर्च करके बॉडी में कम साल्ट है वहां से साल्ट उठा के बाहर फेंकते जाते हैं जहां पे ऑलरेडी ज्यादा साल्ट है। तो फिर दूसरा, इनके अंदर बाज स्पीशीज में साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको रेक्टल ग्लैंड कहते हैं, रेक्टम यानी एनस के नजदीक पाए जाते हैं, और ये भी एक्स्ट्रा साल्ट्स को बाहर निकाल रहे होते हैं। अब फिर कुछ फिशेज जो हैं वो लो साल्ट कंसंट्रेशन के साथ अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा यूरिया स्टोर रखती हैं। उस यूरिया की वजह से क्या होता है कि वो बॉडी के अंदर भी ओवरऑल टोनिसिटी यानी कि सोल्यूट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। साल्ट कम है लेकिन यूरिया भी साल्ट की तरह ही काम कर रहा है, तो ओवरऑल वो स्ट्रेंथ जो है तकरीबन वही हो जाती है जो बाहर के एनवायरनमेंट की है। फिर अब यूरिया जो है वो नुकसानदेह चीज है, हमारी बॉडी उसको बाहर निकालना चाहती है, तो यूरिया के नुकसानदेह इफेक्ट से महफूज रहने के लिए ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड वो इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले में जो फिशेस बोनी फिश हैं और समंदर में रहती हैं, तो एक्चुअली वो फिश जो है वो किसी दौर में समंदर छोड़ के दरियाओं में चली गई थी, वो फ्रेश वाटर फिश हैं, लेकिन फिर वो फ्रेश वाटर से उनके कुछ बच्चे जो हैं वो फ्रेश वाटर में ही रह गए, कुछ बच्चे जो हैं वो वापस समंदर में आ गए थे। तो अब ये फ्रेश वाटर के हिसाब से एडजस्ट हो चुके हैं लेकिन वापस समंदर में आ गए हैं। तो फ्रेश वाटर में चूंकि साल्ट्स नहीं होते तो इनकी बॉडी के अंदर भी ज्यादा साल्ट्स नहीं होते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट नहीं है लेकिन समंदर के अंदर साल्ट ज्यादा है, तो ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं और उसकी वजह से फिर इनकी बॉडी से पानी बाहर निकलता जाता है क्योंकि बाहर साल्ट ज्यादा है। तो अब उसके लिए फिर ये धड़ाधड़ समंदर का पानी पीते हैं। समंदर के पानी के साथ मसला ये है कि जब आप समंदर का पानी पिएंगे तो आपको प्यास और ज्यादा लगती जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर साल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये ऐसा यूरिन बनाते हैं जिसमें पानी कम जाया हो लेकिन साल्ट ज्यादा से ज्यादा निकल सके। साल्ट निकालने के लिए वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे और पानी को किसी तरह से बचाने की कोशिश करेंगे। उसके मुकाबले में जो ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में रहते हैं तो उनके साथ हमने बात की थी कि उनका मसला ये है कि कॉन्स्टेंटली इनकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर होता रहेगा, मसलन ये पैरामीशियम है या फ्रेश वाटर फिश है। तो उसके लिए फिर ये क्या करते हैं कि ये बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। जब ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं तो उस यूरिन के साथ बहुत सारे साल्ट्स भी निकल जाते हैं। अब पानी के अंदर साल्ट ज्यादा है नहीं, तो वो साल्ट जो है बॉडी के लिए कीमती थे जो निकल गए हैं। तो जब इनके साल्ट ज्यादा निकल जाते हैं तो फिर ये ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं जिसमें साल्ट हो, साल्टी फूड खाना पसंद करते हैं, ज्यादा नमक वाली खुराक खाते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम वगैरह दूसरे ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देखें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें ये पंप कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये पंप कर रहा है। ठीक है, तो दो अदद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं जो बॉडी में से पानी इकट्ठा कर करके बाहर पंप करके फेंक रहे हैं। साथ ही साथ फिर ज्यादा साल्टी फूड खाते हैं और ये मछलियां जो हैं, जो फ्रेश वाटर की मछलियां होती हैं वो अपने गिल्स के जरिए से या स्किन के जरिए से साल्ट्स की एक्टिव अपटेक करती हैं, यानी कि बॉडी के अंदर साल्ट्स को जमा करती रहती हैं एनर्जी खर्च करके।
ठीक है। अब यहाँ से आपको ये पता लगता है कि जो फ्रेश वाटर फिश है, अगर इसको उठा के आप नमकीन पानी में डाल दें, या नमकीन पानी वाली फिश है उसको उठा के आप फ्रेश वाटर में डाल दें, तो दोनों अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स और तरह की है। अच्छा, अब इसके बाद आती है एक और तरह की एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से मुराद है खुश्की, जहां पर हम रहते हैं। तो ये कंडीशंस जो हैं ये बहुत ज्यादा ड्राई हैं। चाहे समंदर में पानी अवेलेबल तो था कम से कम, इसी तरह फ्रेश वाटर के अंदर भी पानी अवेलेबल था। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स पानी में से निकल के बाहर आ गए हैं, मसलन हम हैं या डड्डू हैं, या हो गए आपके मगरमच्छ वगैरह या बर्ड्स वगैरह, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो पानी से निकल के बाहर आ गए हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर पानी की कमी एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, आपकी बॉडी से 1-2 लीटर पानी भी एक्स्ट्रा निकल जाए, तो आप फौरन ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और इवन डेथ भी हो सकती है। तो फिर यहाँ पर इनके साथ एक और बड़ा सीरियस मसला है इवेपोरेशन का। मतलब कि आप अगर अभी धूप में जाके अभी तो चले गर्मी ज्यादा हो गई है, लेकिन अगर आप देखें सर्दियों के मौसम में जिस वक्त धूप निकली हो और आप धूप में बैठे हो, तो आप देखेंगे अपनी अगर साए की तरफ देखें तो आपकी स्किन में से बहुत ज्यादा पानी उड़ता हुआ आपको नजर आएगा, भाप से निकलती हुई नजर आती है। तो वो भाप क्या है, वो एक्चुअली एवेपोरेशन हो रही है आपकी स्किन के अक्रॉस। और हालांकि स्किन आपकी बड़ी मोटी चमड़ी है, और उसका काम क्या है एवेपोरेशन को रोकना, और उसके बावजूद बहुत ज्यादा एवेपोरेशन हो रही होती है। या अगर मसलन अभी आप दस्ताने पहन लें, प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह पहन लें, तो उसकी वजह से जो है आप देखेंगे कि थोड़े अरसे में, थोड़ी देर बाद, इवन आप एसी में भी बैठे हुए होंगे, तो आप देखेंगे कि वो दस्तानों के नीचे आपके जो है गीला गीला महसूस होने लगेगा। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आपकी स्किन में से इवेपोरेशन हो रही है मुसलसल। ठीक है जी। तो अब इस एवेपोरेटिव वाटर लॉस को बचाने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा जतन करती है। ठीक है। अव्वल तो बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवर, मोटी चमड़ी है, जो पानी को एवेपोरेट नहीं होने देती। इंसेक्ट्स वगैरह हैं तो उनके अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद है। एक्सोस्केलेटन वैक्स का बना हुआ है, उसके ऊपर जो है वैक्स लगी हुई होती है, मतलब काइटन का बना हुआ होता है, और उसके ऊपर वैक्स का कवर होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लाल बेग है, तो उसके ऊपर वो सरफेस बड़ी चमकदार सी क्यों होती है? क्योंकि उसने बड़ा उसके ऊपर वैक्स लगाई हुई है, पॉलिश की हुई है बड़ी अच्छी तरह से। ठीक है जी। तो इसके अलावा डेड केराटिनाइज्ड स्किन होती है। केराटिन अगर आपको याद हो, तो ये कहते हैं केराटिन वो प्रोटीन है जो आपकी स्किन में पाई जाती है, या जिससे आपके बाल बने हुए हैं, या आपके सींगों के अंदर, और फेदर्स बर्ड्स के, और इस तरह की बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो केराटिन मौजूद सर होता है। नाखूनों में भी। हाँ जी, नाखूनों के अंदर भी केराटिन होता है। तो ये केराटिन जो है वो बड़ी डाइवर्स प्रोटीन है। और मतलब कि आपकी जो खाल है ये भी मेनली केराटिन पर मुश्तमिल होती है, यानी कि जो आप चमड़े के जूते पहनते हैं वो एक्चुअली केराटिन है, तकरीबन तकरीबन प्योर केराटिन के पैकेट है। ठीक है जी। तो वो केराटिन क्या करता है, फिर ये डेड होती है, मोटी सी मल्टीपल मतलब हजारों सेल्स की लेयर चढ़ी हुई होती है स्किन के ऊपर, जो गोश्त को खुश्क नहीं होने देती। ठीक है। फिर साथ ही साथ आप क्या करते हैं, आप जो खाना खाते हैं वो बिल्कुल ड्राई, 100% ड्राई नहीं होता। उसमें थोड़ा बहुत, मतलब बेशक आप रोटी भी खा रहे हैं या और इस तरह की चीजें खा रहे हैं, तो साथ आप सालन पसंद करते हैं कि चलें कोई बिल्कुल खुश्क खाना ना हो, तो मॉइस्ट फूड खाते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी आप बिहेवियरल एडेप्टेशंस रखते हैं। मतलब कि इस वक्त धूप तेज चमक रही है, तो आपका बिहेवियर ये कहता है कि धूप में ज्यादा देर खड़े नहीं होना है, कोई साया ढूंढो, आप किसी दरख्त के नीचे हो जाते हैं, या और इस तरह की कोई चीज ढूंढते हैं। ठीक है जी। तो जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, अब आर्थ्रोपोड्स आपको पता है इंसेक्ट्स तो जमीन के ऊपर बेहिसाब हैं, मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के आर्थ्रोपोड जो हैं वो खुश्की के ऊपर रहते हैं, और इन्होंने लैंड के ऊपर जिंदगी गुजारने के लिए बहुत बेहतरीन एडेप्टेशंस की हुई हैं। ठीक है। मतलब वो केराटिनाइज स्किन है, विंग्स वगैरह हैं, और बिहेवियर है, सारी वो एडेप्टेशंस इनके अंदर मौजूद हैं जो इनको लैंड के ऊपर सक्सेसफुल बनाती हैं। इसके मुकाबले में मैमल्स या बर्ड्स हैं तो इनके अंदर भी बहुत सारी एडेप्टेशंस हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको कैंगरू रैट दिखाया हुआ है। कैंगरू रैट जो है ये डेजर्ट्स में रहता है, ठीक है, सहराओं में रहता है,
और कैंगरू रैट इसको किस लिए कहते हैं, इसलिए कि कैंगरू की तरह इसकी टांगें, जरा पिछली टांगें बड़ी बड़ी सी होती हैं, तो इसलिए कैंगरू रैट कहलाता है। ठीक है, तो ये फिर अब ये सारी जिंदगी अपनी गुजार देता है, लेकिन अब क्योंकि डेजर्ट में है तो डेजर्ट में पानी अवेलेबल नहीं होता, तो सारी जिंदगी ये पानी नहीं पीता। ठीक है, अगर सारी जिंदगी पानी नहीं पिएगा तो फिर जिंदगी कैसे गुजारता है? तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली डेजर्ट में से पौधों के सीड्स ढूंढता है। ठीक है, सीड्स जो हैं उनके अंदर आपको पता है कि स्टार्च काफी ज्यादा होते हैं, मतलब आपका गंदुम है, दालें हैं, तो उनके अंदर स्टार्च अच्छे खासे होते हैं, और स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज को फिर ये जो है मेटाबॉलिज्म करते हैं। अब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चैप्टर 11 में आपको याद हो तो आप C6H12O6 को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 6 पानी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी इसको जलाने में बनता है, उसी पानी को ये इस्तेमाल करते हैं। इस पानी को कहते हैं वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो पानी प्रोड्यूस होता है उसी को ये ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है, और उसकी वजह से सारी जिंदगी ये पानी नहीं पीता। ठीक है जी, फिर बाज एनिमल्स जो हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं किडनीज के जरिए से, मतलब कि अगर आप पूरा दिन पानी ना पिए तो आप नोट करेंगे कि आपके यूरिन का कलर काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। वो डार्क क्यों हो गया? कि बॉडी पानी कम से कम पानी से ज्यादा यूरिया को रिमूव कर रही है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, और वो जो पानी था उसको ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेती है, फिल्टर आउट कर लेती है, ताकि पानी जाया ना हो। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन दी हुई है एनहाइड्रोबायोसिस की। ठीक है, एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, के बाज ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो डिहाइड्रेशन को बहुत हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे पिछले साल मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको टार्डिग्रेड्स कहते हैं, वाटर बेयर्स, उनकी एक वीडियो आपको दिखाई थी। तो वो ऑर्गेनिज्म, उसका फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि चांद के ऊपर जो एक इसराइल की चांद गाड़ी वहां पर जाकर तबाह हो गई, तो उसके ऊपर टार्डिग्रेड्स की एक बोतल थी, और वो ऑर्गेनिज्म वहां पे अभी तक जिंदा है। ठीक है, वो जिंदा कैसे हैं? वहां पे पानी नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेहोश एक तरह से पड़े हुए हैं, लेकिन यानी कि वो एनहाइड्रोबायोसिस की कंडीशन में है कि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन डेड भी नहीं है। ठीक है, उनको अगर आप उठा के वहां से दोबारा ले आए और पानी पूरी ऐड करें उनके अंदर, तो वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और चलना फिरना शुरू कर देंगे। तो इस एबिलिटी को कि बाज ऑर्गेनिजम्स इतनी ज्यादा पानी के बगैर डेड, तकरीबन डेड स्टेट में हो जाते हैं, लेकिन पानी ऐड करने पर दोबारा जिंदा हो जाते हैं, तो इसको एनहाइड्रोबायोसिस कहा जाता है। इस दौरान में मेटाबॉलिज्म तकरीबन ना होने के बराबर होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म बहरहाल लिविंग होता है। सर ये एनहाइड्रोबायोसिस दोबारा बता दें। एनहाइड्रोबायोसिस, एन ए या एन किसी वर्ड के शुरू में आ जाए तो उसको, उसका मतलब होता है विदाउट, बगैर। ठीक है, तो एनहाइड्रो बगैर पानी के, बायोसिस लाइफ का प्रोसेस, के बाज ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर लेते हैं, यानी कि उनके लाइफ के प्रोसेसेस फिर भी थोड़े बहुत चलते रहते हैं कि पानी बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो, तो इस कंडीशन को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कई दफा आई हुई है।